नमस्कार दोस्तों। आपने बड़े बड़े ठगों की कहानियाँ सुनी होंगी। बड़े बड़े शातिर ठग दुनिया में हुए हैं। इनमें से कई तो ऐसे थे जिन्होंने ताजमहल को ही बेच दिया, किसी ने जेल को बेच दिया, कोई जज बन के खुद ही अपने मामलों की सुनवाई भी करता रहा। इस तरह के कई किस्से दुनिया के सामने आते रहे हैं। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन होती थी कि ये सारे ठग पुलिस से डरते थे। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये ठग और कोई नहीं बल्कि एक पुलिस वाला ही था। जी हाँ दोस्तों, पुलिस की नौकरी करते हुए इस शख्स ने लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि इनके हाथों ठगी का शिकार होने वाले ज़्यादातर पीड़ित भी पुलिस वाले ही थे। किसने अपने साथियों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया, कौन है वो शख्स, मैं आपको सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो तो देखते हैं, लेकिन हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर्स को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। इसी कारण से मैं आज बड़े दिनों के बाद कहानी पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। 10-10, 12-12 घंटे लग जाते हैं, उसके बाद एक कहानी तैयार हो पाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर सपोर्ट ना मिले तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बार बार यूट्यूब पर कहानी डालने को दिल करता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहानी है अजमेर की। अजमेर में 100 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को ठगने वाला कांस्टेबल पवन मीना पिछले कुछ दिनों से फ़रार है। पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको सस्पेंड कर दिया है। उसको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई हैं और जगह जगह पर दबिश दी जा रही है। पवन मीना इतना शातिर होता है कि वो अपने साथ काम करने वाले पुलिस वालों को किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवाने के नाम पर 4 गुना मुनाफा देने का लालच देता था और कहता था कि मैं सभी पुलिस वालों को कुछ ही महीनों में करोड़पति बना दूंगा। लोग उसके झांसे में आ जाते हैं और अपने घर बार बेचकर, अपनी ज़मीनें बेचकर, पत्नी के गहने बेचकर उसको लाकर पैसे देते हैं। कई लोगों के पास तो पैसे होते भी नहीं थे, वो लोन पर पैसे लेकर पवन मीना को देते हैं। एक पुलिस वाले ने तो 1 करोड़ रुपया पवन मीना को इन्वेस्टमेंट के लिए दिया था। पवन मीना का ये खेल कई सालों से चल रहा था। पवन पुलिस में नौकरी मिलने से पहले भी ठगी का काम करता था। उस समय उसके घर वालों ने उसको कई बार बचाने के लिए पैसा लगाया था। उसके बाद पवन को पुलिस में नौकरी मिल जाती है। इतनी अच्छी नौकरी मिलने के बाद उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि पुरानी आदतें छूटती नहीं है। उसने यहाँ पर भी अपने ठगी की पुरानी आदतों को नहीं छोड़ा और अपने साथ काम करने वाले तमाम पुलिस कर्मियों को बारी बारी से वो अपने चंगुल में फंसाता रहा। कई पुलिस वाले तो शर्मिंदगी के कारण केस दर्ज करवाने से ही बचते रहे। लेकिन फिर दीपक वैष्णव ने 9 अप्रैल 2025 को क्लॉक टावर थाने में उसके खिलाफ 1 करोड़ रुपए की ठगी का मुकदमा दर्ज करवाया और उसके बाद ही पवन मीना का सारा काला चिट्ठा खुलकर सामने आता है। दीपक ने पुलिस लाइन में पोस्टेड पवन कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और बताया कि इस सारे ठगी के केस का मास्टरमाइंड पवन है, जो कि करौली का रहने वाला है। पवन मीना दीपक का बैचमेट था। दीपक की उससे अच्छी जान पहचान थी। पवन दीपक से मिलने उसके थाने आता जाता रहता था। यहाँ पर दूसरे पुलिस वालों से भी उसकी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। पवन जब भी दीपक से मिलने आता, वो उसके साथ बड़ी बड़ी बातें करता, नेशनल हाईवे पर बनने वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बातें करता और लोगों को समझाता कि जो लोग इस समय इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कुछ ही महीनों में करोड़ों रुपए की कमाई कर सकते हैं। पवन लोगों से बड़ी बड़ी बातें किया करता था। दीपक धीरे धीरे पवन की बातों में आने लगता है। पवन अक्सर कहता था कि देखो, नौकरी की तनख्वाह में तो घर चलाना ही मुश्किल हो चुका है, जीवन में कुछ बड़ा सोचना चाहिए। तो साथी पुलिस वाले उसको कहते कि भाई, हम तो नौकरी में खुश हैं, हमारा गुजारा चल रहा है। लेकिन पवन उनको बड़े बड़े सपने दिखाता और कहता कि करौली में अभी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। यहाँ पर एक हाईवे का मास्टर प्लान बना हुआ है, यहाँ से बाईपास निकलेगा। तो साथी पुलिस वाले उसको पूछते कि तुम्हें कैसे पता इन सब बातों के बारे में। पवन इतना होशियार था कि वो लोगों को बातों के जाल में सभी को उलझा लेता था। पवन कहता कि उसका भाई कुलदीप
करौली में सरकारी टीचर है। उसी ने मुझे सब कुछ बताया है और वो अपने साथी पुलिस वालों को कहता था कि मेरे कहने पर अगर आप लोग इस हाईवे के साथ लगती ज़मीनों पर इन्वेस्ट करोगे तो अगले कुछ ही महीनों में आप करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि हाईवे बनाने के लिए सरकार को ज़मीन की ज़रूरत है और सरकार हाईवे पर लगती हुई लोगों की ज़मीनों को मुंह मांगे दाम देकर खरीदेगी। इसलिए अगर आप लोग उस हाईवे के साथ लगती ज़मीनों को अभी ख़रीद लेते हो तो कुछ ही दिनों में आप लोग उन सभी ज़मीनों को सरकार को मुंह मांगे दामों पर बेच सकते हो। पवन ने दीपक को कहा कि दीपक, तुम अजमेर ज़िले के रहने वाले हो, वहाँ के बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ तुम्हारी जान पहचान तो होगी ही। तुम सबसे बात करके किसी तरह से 2 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लो और ये 2 करोड़ रुपया महज कुछ ही महीनों में 10 करोड़ हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए सुनहरी अवसर है, ऐसे मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते। दीपक इस समय तो पवन को मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन घर जाने के बाद दीपक के मन में पवन की बात बार बार आती रहती है। वो सुनहरी भविष्य के सपने देखने लगता है। वो अपने जान पहचान वाले लोगों से बात करता है। उन लोगों में से 2 व्यक्ति तो दीपक के साथ पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, राजकुमार बिश्नोई और पुखराज चौधरी। ये दोनों लोग दीपक के साथ थाने आते हैं और बताते हैं कि वो लोग 25-25 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। दीपक और उसका भाई दोनों मिलकर 50 लाख रुपया लगाने को तैयार थे और इस तरह से ये सारी रकम 1 करोड़ रुपया बन जाती है। दीपक कहता है कि 1 करोड़ का इंतज़ाम हो गया है। पवन कहता है कि 1 करोड़ रुपए का और इंतज़ाम कर लो, किफ़ायती रेट में अभी तुम्हें ज़मीन मिल जाएगी और कुछ ही दिनों में इतना ज़्यादा मुनाफा होगा कि आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। कुछ दिनों के बाद बड़ा भाई कुलदीप भी पुलिस थाने आता है और दीपक और उसके दोस्तों को बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और इस तरह से उनको अपने जाल में फंसा लेता है। वो भी पवन की तरह ही कमाई दुगनी चौगनी करने की बातें करने लगता है। अब दीपक और उसके साथी मोटी कमाई के लालच में आ जाते हैं और ये लोग 1 करोड़ रुपया फंड इकट्ठा करके पवन मीना को दे देते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद तक तो दीपक का पवन से संपर्क होता रहा। अब क्योंकि दोनों पुलिस वाले तो थे, लेकिन इनका थाना एक नहीं था। दीपक अलग थाने में था, पवन अलग थाने में था। संपर्क सिर्फ फ़ोन पर ही होता था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही पवन ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। कई महीनों तक वो थाने में आता ही नहीं था। दीपक जब भी पवन के थाने में उससे मिलने के लिए जाता तो पवन अक्सर वहाँ से नदारद ही मिलता। कई महीनों तक वो पता ही नहीं होता कि कहाँ होता, उसका कुछ अता पता नहीं चलता। अब दीपक को लगने लगता है कि वो ठगी का शिकार हो चुका है। 1 करोड़ रुपया तो उसने पवन को दे दिया था, ये सारे पैसे उसके नहीं थे। दीपक का तो इसमें से सिर्फ 22 लाख रुपया था, बाकी के पैसे उसके दोस्तों के और साथी पुलिस वालों के थे। कई लोगों ने तो दीपक के कहने पर पवन को पैसे दिए थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन यहाँ पर पवन ने उनसे भी पैसे ले लिए थे। कई लोगों ने तो अपने घर से अपने माता पिता के जोड़े हुए पैसे भी लाकर पवन को दिए, कुछ ने ब्याज पर उठाकर पवन को पैसे दिए और कई लोगों ने तो अपनी प्रॉपर्टी तक बेचकर पवन को पैसे दे दिए। अब दीपक को लगने लगता है कि उसको ठगा जा चुका था। दीपक ने पवन के इस कारनामे की शिकायत क्लॉक टावर SHO से की, लेकिन फिर भी पवन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती। कितनी अजीब बात है कि एक पुलिस वाले का ही मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा था, आम जनता की तो बात ही छोड़िए। उसके बाद दीपक ने कोर्ट के माध्यम से पवन के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज करवाया और उसके बाद ही ये सारा केस लोगों के सामने आ पाता है। जब इस मामले की जांच की जाती है तो पता चलता है कि कई पुलिसकर्मियों से ठगी हो चुकी थी और कई लोग तो लोक लाज के डर से सामने आने से भी कतरा रहे थे। जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि 5 महीने पहले अजमेर के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले ने, जिसका नाम BP सिंह होता है, उन्होंने भी पवन के खिलाफ 20 करोड़ रुपए की ठगी की FIR दर्ज करवाई थी। VP सिंह किशनगढ़ के थाने में पोस्टेड हैं। उन्होंने बताया कि पवन उनका बैचमेट था। वो अक्सर उनसे मिलने के लिए आता था, हमेशा हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल दिखाता था। लोग जब उससे पूछते कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है तो वो बताता कि उसका यूनिक मेडिसिन का बिजनेस है
जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा वो कहता कि उसने एक नर्सरी खोली हुई है जिससे कि वो पौधे तैयार करके फ़ॉरेन कंट्री में महंगे दामों पर बेचता है और फ़ॉरेन से पौधे खरीद कर वो इंडिया में उनको महंगे दामों पर बेचता है। पवन ने वीपी सिंह को बताया कि कई पुलिस वालों ने उसके पास करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करवाया हुआ है और वहाँ से उन सभी लोगों को बढ़िया रिटर्न आ रहा है। वीपी सिंह पवन की बातों में आ जाता है और उसकी बातों में आकर पहले तो वो पवन को 9 लाख रुपया देता है और उसके कुछ दिनों बाद ही पवन उसको 13 लाख रुपया वापस लौटा देता है और कहता है कि 4 लाख रुपया तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद वीपी सिंह को पवन पर पक्का विश्वास हो जाता है और अगली बार वो लोन पर पैसे उठाकर 17 लाख रुपया पवन को दे देता है। लेकिन अब की बार महीना बीत जाने के बाद भी पवन उसको पैसे लौटाने नहीं आता। वीपी सिंह ने पवन से पैसे मांगे लेकिन पवन हर बार कोई ना कोई बहाना लगाकर टाल देता। कभी कहता कि मैं अभी विदेश में हूँ, कभी कहता कि मैं शहर से बाहर हूँ और इस तरह करके वो पैसे वापस देने से आनाकानी करने लगता है। पवन का नंबर अब स्विच ऑफ आने लगता है। वीपी सिंह ने जब पवन के बारे में पता किया तो पता चला कि पवन ने उसके जैसे कई और पुलिस वालों को भी इसी तरह का करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया था। लोगों को अलग अलग स्कीमें बताकर और अलग अलग बिजनेस बताकर उसने लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए थे। जब ये सारी हकीकत वीपी सिंह के सामने आती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उधर पवन थाने से गायब रहने लगता है। वीपी सिंह उसको ढूंढते हुए करौली में उसके गांव पहुंचते हैं जहां पर कि पवन के बड़े भाई वीपी सिंह को मिलते हैं, लेकिन वो पवन के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे और कहते हैं कि उन्हें पवन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जब वीपी सिंह ने गांव वालों से बात की तो उन्हें पता चला कि पुलिस में नौकरी लगने से पहले पवन ने गांव में कई लोगों को इसी तरह से ठगा था, लेकिन तब गांव वालों ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी क्योंकि पवन के घर वालों ने अपनी ज़मीनें बेचकर गांव वालों के पैसे लौटाए थे। इसलिए तब गांव वालों ने पवन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। उसके बाद पवन की पुलिस में नौकरी लग जाती है और ये ठगी का सिलसिला पुलिस स्टेशन में भी जारी रहता है और उसने अपने साथ काम करने वाले तमाम पुलिस वालों को एक एक करके ठगा और अपनी ठगी का शिकार बनाया। पुलिस वाले शर्मिंदगी के कारण भी खुलकर सामने आने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके 20 पुलिस वाले सामने आने को तैयार हो जाते हैं और सभी ने मिलकर अजमेर एसपी को आपबीती बताई और कांस्टेबल पवन के खिलाफ मौखिक शिकायत दर्ज करवाई। एसपी पवन मीना के बारे में जब जांच करते हैं तो पता चलता है कि पवन एक बहुत ही शातिर किस्म का इंसान है। अब सारा मामला प्रमाणित हो चुका था। पवन के खिलाफ जगह जगह पर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, लेकिन वो फ़िलहाल पुलिस की पकड़ से अभी तक बाहर है। उसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आजकल आंखें मूंद कर किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। पुलिस वाले जिनका काम ही अपराधियों को पकड़ना होता है, ठगी के बड़े बड़े केस पुलिस वालों ने सॉल्व किए हैं, लेकिन आज वही पुलिस वाले खुद को भी ठगी का शिकार होने से नहीं बचा पाते और पवन मीना के हाथों ठगी का शिकार होकर अपनी जीवन भर की कमाई गंवा लेते हैं। अगर दोस्तों कोई आपको रातों रात करोड़पति बनने के सपने दिखाता है तो समझ लीजिए कि वो आपको लूटने की तैयारी कर चुका है और ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।